चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। नीचे हॉल में सगाई का मुहूर्त हो रहा था तो किया को आराध्या और आरती लाने के लिए चली गई थी। वही अद्वित लोग डीजे की हल्की आवाज में स्टेज पर बंदर की तरह कूद रहे थे। तभी अद्वित की नजर अदिति के पास खड़ी शिविका पर पड़ी तो वह उनकी तरफ जा पहुंचा। अद्वित अदिति के कंधे पर झूलते हुए बोला, हाय शिविका। शिविका शर्माते हुए नीचे जमीन को देख रही थी और अद्वित अदिति को इरिटेट करते हुए शिविका से बातें करने लगा। प्रीतम जी जो एक तरफ विराट जी और ललित जी के पास बैठे थे, उनकी नजर अद्वित पर पड़ी तो वह बोले, अभी वह देखो उसे मुंगेरीलाल को कैसे एक फूल से बच्चे को इतना शर्माने पर मजबूर कर रहा है। तब विराट जी अद्वित को घूरते हुए बोले, वह फूलों से बची तो उसे लड़के की बहन है ना, क्या नाम था उसका, हाथ ग्रंथ। तुम लोगों को नहीं लगता यह आदिमानव कुछ गेम खेल रहा है और इस लड़के से भी मुझे इसी की बू मार रही है। उन्होंने सीडीओ के पास खड़े अथर्व और ग्रंथ को देखा तो प्रीतम जी बोले, वह अर्थ का इतना चाहता इसलिए है क्योंकि वह अथर्व की तरह ही हमेशा अकेला रहा है तो बस अर्थ ने इसे दोस्ती कर ली। तब ललित जी ग्रंथ को देखकर बोले, कहीं कांड करने में भी इसी की तरह ना हो ये लड़का। तब सब ने अथर्व को घूर कर देखा। सब लोगों का ध्यान ऊपर सीढ़ियों से अधिक किया पर गया जो अपनी माँ और मासी के साथ आ रही थी। पार्थिव की नजरें तो किया के चेहरे पर ही जम गई थी। पीछे से अथर्व उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, ऐसे मत घूरो मेरी परी को वरना उसे वापस ऊपर भेज दूंगा। पार्थिव हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा और अथर्व को देखकर कहा, आप भूत हो क्या। तभी उसकी नजर ग्रंथ पर पड़ी तो वह उससे बोला, ग्रंथ तुम कैसे हो, बड़े टाइम बाद तुम्हें देख रहा हो। तब ग्रंथ बोला, और क्या मैं हर वक्त तुम्हारे सामने बैठ जाऊं ताकि तुम मुझे रोजाना देख सको। पार्थिव उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, हर वक्त कुर्ता रहता है, वैसे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, अलीशा भी आए हैं देखो वह रही। पार्थिव ने इशारा करके कहा लेकिन ग्रंथ ने उससे तरफ देखा तक नहीं। तभी अथर्व ग्रंथ को अपने साथ खींच कर ले जाते हुए बोला, हम अभी आते हैं। राजीव की नजर तो बस ग्रंथ और अथर्व पर ही थी जो जब से वह लोग आए थे तब से साथ ही चिपके हुए थे। उसके मन में तीव्र जलन उत्पन्न हुई जिसे महसूस करते हुए वह लाल हुए जा रहा था। वही पार्थिव को भी किया के पास स्टेज पर रखे सोफे पर बैठने को कहा दिया गया था। पंडित जी ने भी अभी 5 मिनट रुकने को कहा और अपने मित्रों की पत्रिका देखने लगे। वही अथर्व गार्डन में आया और ग्रंथ से कहा, यह अलीशा का मैटर क्या है। तब ग्रंथ बोला, आपने कहा था ना मुझे दोस्ती करना नहीं पसंद, बस यही लड़की वजह है इसकी जिसे बचपन से ही मैं दोस्त, हाँ शायद अपना हमसफर चुन लिया था लेकिन मेरे हॉस्टल जाने के बाद वह बदल गई सबकी तरह, उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, बस इसलिए ही हेट हर वेरी बैडली। तब अथर्व बोला, वैसे ये लड़का पार्थिव वह। तब ग्रंथ बोला, वह बहुत अच्छा इंसान है, आपकी भतीजी ने एकदम राइट पसंद को कस किया है, चलिए अब हम अंदर चलते हैं। वह दोनों वहां से चले गए इस बात से अनजान कि वही एक गाने से पौधे के पत्तों के बीच में से एक गन अथर्व की पीठ पर निशाना लगाए रखी थी और उसका ट्रिगर दबता उससे पहले ही ग्रंथ अथर्व को लेकर अंदर हाल में चला गया। अथर्व और ग्रंथ हाल में आए तब पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने किया और पार्थिव से एक दूसरे को अंगूठियां पहनने को कहा। तब दोनों ने खुशी खुशी अंगूठियां एक्सचेंज की जिसके तुरंत बाद पूरा हॉल तालियां से गूंज उठा। सब लोग बहुत खुश थे। अब बारी थी डांस की तो सबसे पहले किया और पार्थिव ने एक बेहतर रोमांटिक कहां पर डांस किया, उसके बाद ऋषभ और अव्यान ने डांस किया। तभी अद्वित और अदिति भी उछलते हुए आए। अद्वित ने ग्रंथ को पकड़ लिया और अदिति ने शिविका को। इसी तरह सब लड़के लड़कियां डांस के लिए एकजुट हो गए। अथर्वानी डीजे वाले को सिचुएशन के हिसाब से गाना बताया और एक तरफ आ गया। हाल की लाइट्स बंद हो गई थी तभी स्पॉटलाइट बीच में खड़ी अदिति, शिविका, अनुषा, आकृति, अलीशा, प्रिया, यामिनी लोगों पर पड़ी और गाना शुरू हुआ। गोपियों संग घूमे कन्हैया, रस रचयिता राधा ना जाए रे, अब सांवरिया ना भाई राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी। जब गाने में डफली बजाने वाला सीन आया तब अथर्व सीडीओ पर चढ़कर डफली बजाने लगा और पहले अदिति और शिविका के साथ नाच और फिर अद्वित और ग्रंथ के साथ नाच कर गाने को समाप्त किया। गाने पर जिस हिसाब से डांस किया था सबने उसे ऐसे लग रहा था जैसे इस गाने पर रियलिटी में इन सब बच्चों का डांस ज्यादा अच्छा लगता। जब अदिति डफली की धुन पर नाच रही थी तब उसने डांस के जरिए ही अलीशा को धक्का दे मारा था जिससे वह हर्षद के ऊपर जा गिरी थी। यह सबको एक्सीडेंट ही लगा लेकिन अदिति ने अलीशा को शैतानी मुस्कान देते हुए अपने पैरों की तरफ इशारा किया तो देखा उसने भी हिल वाले सैंडल डाल दिए थे जिसकी चोट से अलीशा एक जगह कुर्सी पर बैठकर अब ये पार्टी एंजॉय करने वाली थी। आराध्या ने अदिति से अलीशा को सॉरी भी बुलवाया था जिसे बोलते हुए अदिति के चेहरे से शैतानी टपक रही थी। ग्रंथ को डांस करता और मुस्कुराते हुए आज पहली बार राजपूत
परिवार के लोगों ने देखा था उनके साथ रहते हुए तो आज तक ग्रंथ के चेहरे पर छोटी सी स्माइल तक नहीं आई थी। राजीव को अथर्व को ग्रंथ के साथ डांस करते देख बड़ी तेज जलन हुई और आखिर में ग्रंथ का अथर्व को गले लगाना जल्दी आग में पेट्रोल छिड़क गया। उसने जल्द से जल्द अथर्व से बात करने का सोच लिया था। वही राकेश की नजरें राजीव पर ही जमी हुई थी। वह अब तक कुछ कुछ माजरा समझ गया था और अथर्व ग्रंथ के इतने क्लोज क्यों जा रहा है ये भी वह समझ गया था। वह मन में बोला, मतलब दुनिया में मेरे अलावा भी घटिया बाप होते हैं। पता नहीं इस लड़की की क्या कहानी रही होगी। उसने ग्रंथ को देखकर सोचा जो अद्वित और बाकी लड़कों में मिल चुका था। उसके बाद अथर्व अपनी दादी के और आराध्या के साथ नाच, फिर मटकते हुए अथर्व ने अक्षत लोगों के साथ एक पंजाबी गाने पर डांस किया। कुछ देर बाद डांस का प्रोग्राम खत्म हुआ। सब लोग खाना खा रहे थे। गार्डन में ही एक बहुत ही लंबा सा टेबल लगा दिया गया था जिस पर बैठकर पहले तो कुछ मेहमानों ने खाना खाया और चले गए। अब ठाकुर परिवार दिल्ली वालों और राजपूत परिवार के साथ पार्थिव की फैमिली वाले खाना खाने के लिए बैठे थे। सब लोग अदिति और शिविका के डांस की तारीफ कर रहे थे। तब अथर्व डांस का सारा क्रेडिट लेते हुए बोला, अरे डांस तो अच्छा होना ही था, मैंने गाना लगवाया था। तब अदिति बोली, मैंने आपसे कह दिया था गाने के लिए। तब अद्वित खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, मैंने और ग्रंथ ने भी तो कितना अच्छा डांस किया था, कोई हमारी भी तारीफ करो। तब अदिति उसे चढ़ाते हुए बोली, हूँ किया क्या था तुम दोनों ने शिवाय बंदर की तरह उछलने के। तब ग्रंथ अद्वित से बोल, बंदर तो आधे मानव होते हैं लेकिन यह नाचते हुए ऐसे लग रही थी जैसे बकरी कपड़े पहनकर कूद रही हो। अद्वित और ग्रंथ में हंसते हुए एक दूसरे को ताली दी। वहीं अदिति ने अपने नाक फुला लिया। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे मजाक मस्ती कर रहे थे। राजीव जहां कुछ बोल नहीं पा रहा था लेकिन तारा अपनी आदत अनुसार चुप नहीं रह पा रही थी। वह अथर्व से बोली, अथर्व जी ग्रंथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया है आपके बच्चों में, इतना तो वह अपने भाई बहनों के साथ भी नहीं घुला मिला कभी। तब अथर्व ने और सब ने ग्रंथ की तरफ देखा जिसका चेहरा वापस से सख्त हो गया था। तब अथर्व ने कहा, मिसेज राजपूत ये तो कुछ भी नहीं है, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वह चीनी की तरह हम सब में पूरी तरह भूल जाएगा जो कभी आपको दिखाई भी नहीं देगा। अथर्व की बात सुनकर राजीव खड़ा होते हुए बोला, मिस्टर सूर्यवंशी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब अथर्व खड़ा होते हुए बोला, ले जरा एक तरफ चलकर बात करते हैं, आप सब खाना खाए। अथर्व ने ग्रंथ को उठाते देखा तो उसे इशारे से बैठे रहने को कहा और राजीव के साथ एक साइड जाकर मुस्कुराते हुए कहा, जी बोलिए। तब राजीव उसे घूरते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं। तब अथर्व तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ, किया तो अब तक आपने है, मैं तो बस थोड़ा बहुत सुधार रहा हूँ। तब राजीव बोल, मेरे बेटे को बहलाने बंद कीजिए, मत दिखाए उसे वह सब जो आप उसे दे नहीं सकते। तब अथर्व बोला, किसने कहा मैं उसे कुछ दे नहीं सकता, मैं उसकी लाइफ खुशियों से भरना चाहता हूँ और ऐसा करूंगा भी। तब राजीव बोला, और यह आप किस हक से करेंगे, लगता क्या है आप उसके। तब अथर्व बोला, होने वाला ससुर, उसे मैंने अपनी बेटी के लिए चुन लिया है और वह हमेशा मेरे साथ रहेगा दिल्ली में। तब राजीव आराम से बोल, देखिए मिस्टर सूर्यवंशी वह मेरा बेटा है, मेरे पापा भैया भाभी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते। तब अथर्व बोला, और आप उसे कितना प्यार करते हैं बताए जरा, और उससे नफरत करने वाले कितने लोग हैं आपके परिवार में जो उसके दुश्मन बन बैठे हैं और उसे मेंटली टॉर्चर करके पागल कर देना चाहते हैं। तब राजीव अथर्व को उंगली दिखाते हुए बोला, देखिए आप। तभी अथर्व उनकी उंगली पकड़कर नीचे करते हुए कहा, उंगली नीचे रखिए राजपूत जी, और मुझे पता है आपको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है, ग्रंथ से नहीं, तो वह टाइम आने पर आपको वापस मिल जाएगी। अथर्व और राजीव को इतनी देर तक बात करता देख प्रिया जी बोली, खाने के बाद भी बात कर लेते ये लोग। तब लगभग सबने अथर्व और राजीव की तरफ देखा। अद्वित ने सर आगे करने के लिए घुमाया तो उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी जिसे वेटर की ड्रेस पहनी हुई थी और सब्जी के बोल की आड़ में उसने अथर्व पर गन पॉइंट कर रखी थी। अद्वित खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, पापा। अद्वित के चिल्लाने से वह आदमी एकदम से हड़बड़ा गया और उसका निशाना चूक गया और गोली सीधे अथर्व के पीछे रखे फूलदान को लगी। अद्वित तेजी से उसे आदमी की तरफ भाग, बाकी सब भी घबराते हुए खड़े हो गए। सबने देखा उसे आदमी ने सब्जी का बाउल एक तरफ फेंक दिया और अथर्व पर दोबारा गन तान दी। तभी ग्रंथ तेजी से अथर्व की तरफ भाग गया। तभी अथर्व ने तेजी से राजीव को एक साइड में धक्का दे दिया ताकि उसे गोली ना लग जाए। राजीव तो डर ही गया था, वह तेजी से खींच सकते हुए कुर्सियों के पीछे छुप गया। वहीं उसे आदमी ने अथर्व पर एक गोली और चलाई। ग्रंथ ने दूर से छलांग लगाकर अथर्व को एक तरफ गिरा दिया और खुद भी गिर गया। इसी सब में गोली ग्रंथ के बाजू को छूते हुए निकल गई। वही अद्वित उसे आदमी के पास पहुंचा और उसे जोर से एक लात दे मारी। वह आदमी नीचे गिर गया लेकिन गन अभी भी उसके हाथ में थी। अक्षत, वंश और लक्ष्य तेजी से अद्वित की तरफ भागे और अमन, धैर्य, आदित्य और आयुष अथर्व की तरफ। प्रीतम जी जोर से सिक्योरिटी को आवाज देने लगे और अथर्व
की तरफ बढ़ गए। बाकी सब भी उनके पीछे अथर्व के पास जाने लगे। सारी लड़कियां और औरतें बुरी तरह डर गई थी और रोने लगी, कहीं अथर्व या अद्वित को कुछ हो ना जाए। वही अद्वित ने उसे आदमी के हाथ से गन चिन्ह का एक तरफ फेंक दी और उसे आदमी को उठाकर गुस्से से पीटने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने उसे आदमी के दोनों हाथों में उठा लिया और जहां खाने के बड़े बर्तन रखे थे उसके ऊपर उसे फेंक दिया। अक्षत ने आकर जल्दी से उसे पकड़ लिया और पीछे करते हुए सिक्योरिटी से उसे आदमी को पकड़ने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ अथर्व उठकर बैठ गया। उसने ग्रंथ को उठने में मदद की। उसे अपने हाथ पर कुछ गर्म और गिला सा महसूस हुआ। उसने हाथ हटाकर देखा तो वह खून था जो ग्रंथ की बाजू से निकल रहा था। ये देखकर अथर्व का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। उसकी घड़ी से बड़ी तेज तेज आवाज आने लगी। सब लोग उसके पास पहुंच चुके थे। करणवीर जी अथर्व के पास बैठ गए और कहा, अर्थ तुम ठीक हो ना? अथर्व ने उनसे ग्रंथ का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद गुस्से में उसे आदमी की तरफ बढ़ गया। अथर्व की घड़ी की आवाज से बच्चों को छोड़कर हवेली वालों और दिल्ली वालों को समझते देर नहीं लगी कि डेविल भड़क गया है। प्रीतम जी जल्दी से अथर्व को रोकते हुए बोले, रुक ग्रंथ इधर देख। लेकिन अथर्व उसे आदमी की तरफ बढ़ता ही गया। रास्ते में उसकी नजर सब्जियों के नीचे जलते गैस स्टोव पर पड़ी। उसने तुरंत वह वजनदार गम चूल्हा खींच लिया जो लगातार जलने से काफी गर्म था। इसकी परवाह किए बिना अथर्व उसे लेकर जल्दी से उसे आदमी के पास गया और वह गर्म चूल्हा सीधा उसे आदमी के कंधे पर दे मारा। पूरे गार्डन में उसे आदमी का दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। तभी सभी सिक्योरिटी वालों ने आकर अथर्व को पकड़ लिया, लेकिन अथर्व बेकाबू हो चुका था। वह चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, मैं इसे जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई ग्रंथ को जख्मी करने की? मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। करणवीर जी जल्दी से अथर्व के पास गए और उसे अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए कहा, अर्थ बेटा शांत हो जा। देख ग्रंथ अब ठीक है और हमें इस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहिए ताकि इसे पता चले कि तुम पर यह हमला किसने और क्यों करवाया है। चलो मेरे साथ। देखा ग्रंथ का खून बह रहा है, उसे इलाज की जरूरत है। फिर गार्ड से बोले, इसे लेकर दिल्ली राजपाल के घर के बेसमेंट में बंद कर दो और ध्यान रहे मुंह के अलावा इसके शरीर का हर अंग तोड़ देना। कुछ देर बाद सब लोग हवेली के हाल में बैठे थे। अथर्व ग्रंथ के पास बैठा था और आराध्या ग्रंथ के घाव पर पट्टी कर रही थी। अथर्व का हाथ भी चला हुआ था जिस पर अदिति बर्फ रगड़ रही थी। तभी किया के होने वाले ससुर जी माहौल की छुट्टी को तोड़ते हुए बोले, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसा हमला कैसे हो सकता है? तब प्रीतम जी बोले, हो सकता है खन्ना जी जब हमलावर सिक्योरिटी से पहले ही हवेली में दाखिल हो गया हो। आदित्य, क्या तुम लोगों ने कैटरिंग वगैरह जांच पर रखकर नहीं मंगवाई थी? जानते थे ना तुम सब हमारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं। तब राकेश बोला, उसे सपना नहीं आया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और सब कुछ ठीक है, हमलावर पकड़ा जा चुका है तो अब पता भी चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। तब प्रीतम जी कुछ बोलते तभी करणवीर जी दोनों को दुपट्टे हुए बोले, चुप करो, तुम दोनों बच्चों को चोट लग गई है और तुम दोनों झगड़ लो। बस चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद पार्थिव की फैमिली और राजपूत परिवार वहां से चले गए। ग्रंथ को अथर्वा ने जाने नहीं दिया तो शिविका भी उन्हीं के साथ चली गई थी। करणवीर जी वापस दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन अथर्व पर हमला हुआ था इसलिए वह वही हवेली में रुक गए। ऊपर से कल जन्माष्टमी की पूजा के बाद शाम को राकेश का हाथ का ऑपरेशन भी होने वाला था, इसलिए ना चाहते हुए भी उनके अंदर का बाप जाग गया था और उन्होंने ऑपरेशन होने तक सबके साथ में ही रुकने का तय किया था। राजपूत परिवार जब अपने घर पहुंचा तब तक 10 बज चुके थे। आलोक जी, चरण जी और सविता जी सो चुके थे। राजीव को शांत देखकर हर्षद उसे ग्रंथ के खिलाफ भड़काते हुए बोला, पापा हमें लगा था कि ग्रंथ आपको बचाने के लिए भागा है लेकिन वह तो। राजीव ने उसे घूर कर देखा और कहा, सब लोग जाकर सो जाओ, जब वह लड़का घर आएगा तब उससे ही बात करेंगे। इतना बोलकर वह तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तारा राजीव के पीछे कमरे में आए तो देखा वह बेड पर बैठा कुछ सोच रहा था। वह पहले तो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आए और फिर पेड़ पर बैठकर राजीव के कंधे पर हाथ रखकर उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हुए कहा, आप क्या सोच रहे हैं? तब राजीव उसका हाथ हटाते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूँ तारा, तुम सो जाओ प्लीज। तब तारा बोली, आप यही सोच रहे हैं ना मिस्टर सूर्यवंशी के लिए जैसे ग्रंथ ने खुद को खतरे में डाला वैसा वह आपके लिए कभी नहीं करता। तब राजीव बोला, हमें उसे उन लोगों के क्लोज जाने से रोकना होगा। तब तारा बोली, क्यों रोकता है?
उसे आपको जाने दीजिए, जहाँ भी जा रहा है वह आप बस किसी भी तरह जाएगा, तुझे कैसे लेनी है ये सोचिए, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। राजीव के दिमाग में तुरंत अथर्व की बात गूंज गई कि आप लोगों को बस अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है, वह वक्त आने पर आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ग्रंथ को प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था और यहाँ उसके पूरे परिवार को सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब था। उसने तारा को गौर से देखा, ग्रंथ की माँ मेघा को छोड़कर उसने दोबारा से तारों को चुना था, जिसने पहले तो उससे शादी करने पर दबाव बनाकर रखा और जब शादी हो गई उसके बाद सब कुछ अपने बच्चों को दिलाने में जुट गई। शायद सौतेली माँ यही होती है जो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है। राजीव को ऐसे सोचते देखा तारा बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी राजीव खड़ा होते हुए बोला, मुझे एक फाइल तैयार करनी है जो बहुत जरूरी है, तुम सो जाओ, मैं उसे तैयार करके आ जाऊंगा। राजीव ये कहकर वहां से चला गया। वहीं तारा मुंह बिगाड़ कर बात बढ़ाते हुए बोली, पता नहीं इनके क्या बात हुई है मिस्टर सूर्यवंशी से तभी से अजीब बिहेव कर रहे हैं। वही राजीव अपनी स्टडी रूम में आया और स्टडी टेबल पर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने रखी एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें हर्षद और यामिनी की उसके गले में झूलते हुए बचपन की एक तस्वीर रखी हुई थी। उसे वक्त ग्रंथ हॉस्टल में रहता था, जब उसके बच्चे यहाँ पूरे परिवार के साथ रहते थे तब वह अकेला हॉस्टल में रहता था। तभी उसके अंतर मन से आवाज आई, ग्रंथ उसका अकेले का बेटा नहीं है। मेघा ने भी तो एक माँ होने के बावजूद ग्रंथ को छोड़ दिया था, उसे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह कुछ देर तक खुद को अपनी नजरों में सही साबित करने लगा और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ हवेली में सबके दिल में ग्रंथ के लिए एक अलग ही जगह बन रही थी। दिल्ली वाले समझ गए थे कि जो जुड़वा अथर्व का ग्रंथ के लिए बढ़ रहा है वह दोनों तरफ से है। ग्रंथ ने अपनी जान की परवाह किए बिना अथर्व को बचाया था, जिससे अदिति के मन से ग्रंथ के लिए शिकायतें साफ हो गई थी। अगले दिन सुबह ग्रंथ ने खुद की कमर पर किसी की पकड़ महसूस की। उसने कर पीछे करके देखा तो वह अद्वैत था। तभी बेड के नीचे से एक हाथ आया और उसे गुदगुदी करके वापस छुप गया। ग्रंथ हड़बड़ा कर उठ गया, जिसे अद्वैत की भी नींद खुल गई। वह ग्रंथ को हड़बड़ाया देख बोला, क्या हुआ ग्रंथ? तब ग्रंथ ने कहा वह शायद बेड के नीचे कोई है। तब अद्वैत बेड के नीचे जाकर देखने लगा तो पानी का एक फव्वारा उसके मुंह पर आया, जिससे वह चिल्लाते हुए बेड पर बैठकर अपना मुंह पोंछने लगा। ग्रंथ बिजली की तेजी से बद से गायब हुआ और सीधा दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ। तभी अथर्व पानी की आधी बोतल के साथ बेड के नीचे से निकाला और अद्वैत से बोल, तू बेवकूफ ही रहेगा, हमेशा देखा वह कितना समझदार है। जल्दी नीचे, जो पूजा शुरू होने वाली है। बिना पूजा के खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन से ग्रंथ में लिखा है बिना खाना खा भुजा नहीं होती। अथर्व बड़बड़ाते हुए नीचे चला गया। वही अथर्व का पानी गिरना आज अद्वैत को बुरा नहीं लगा। वह मन में बोला, भगवान जी, मैं हमेशा ऐसे ही अपने पापा की शैतानियों को झेलते हुए सुबह जागना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बंदर की तरह खुदकर बेड से उठा और नीचे चला गया। हाल में अथर्व सोफे पर मूर्छित अवस्था में गिरने की एक्टिंग करते हुए बोल रहा था, कितने जालिम लोग हैं, मुझ गरीब को खाना नहीं दे रहे, मेरे दो गरीब बच्चे भी भूखे हैं। एक आंख खोलकर अद्वैत को आता देख एक निकम्मा तो सो ही रहा था। अभी तक सबको पाप लगेगा, मुझे और मेरे चंगू मंगू को भूखा रखने पर। अथर्व के नौटंकी देखकर हाल में बैठे सब लोग हंस पड़े। तभी आरती अथर्व, अदिति और अद्वैत के लिए नाश्ता लेकर आते हुए बोली, अथर्व तुम्हारी सिर्फ उम्र बढ़ रही है, हरकतें बच्चों से भी बड़े हो गई है तुम्हारी। ये लो, और ग्रंथ तुम भी नाश्ता कर लो बेटा। अथर्व, अदिति, अद्वैत और ग्रंथ में पेट पूजा की। अब जाकर अथर्व को शांति मिली। ग्रंथ का फोन बार बार बज रहा था। उसने फोन उठाया तो शिविका ने उसे कहा कि उसे घर पर बुला रहे हैं। तब ग्रंथ सबसे बोला, जी वह अब मुझे जाना होगा, वह आज घर पर पूजा है। तो तभी अथर्व उसकी गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तब अक्षत आगे आया और अथर्व के हाथ से चाबी छींटे हुए कहा, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। तब अथर्व कुछ बोलना, तभी करणवीर जी उसे चुप कराकर शक्ति से बोले, चुपचाप यही बैठ जाओ, अर्थ अक्षत और अद्वैत ग्रंथ को छोड़ आएंगे तुम पर। कल रात जानलेवा हमला हुआ है, तुम्हारा बाहर घूमना सेफ नहीं है। तब अथर्व कुछ बोलना, तभी ग्रंथ बोल, डिबी अंकल और दादाजी सही कह रहे हैं और अंकल मैं ड्राइव कर सकता हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी अथर्व जींद पर उतरते हुए बोला, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जाऊंगा, मुझे तुमसे बातें भी करनी है। तब विराट जी अथर्व को घूरते हुए बोले, क्या बात करनी है तुझे, इस यही कर ले हमारे सामने। तब अथर्व बोला, पापा यार समझा करो हमारी गुप्तान की बातें। की बात सुनकर सपना आंखें बड़ी करके अपने मुंह को ढक लिया। वही ग्रंथ चिल्लाते हुए बोला, क्या डिबी आप भी ना, मैं जा रहा हूँ। तब अद्वैत ध्रुवी को लेकर ग्रंथ के साथ जाते हुए बोला, हम इसे छोड़ते हैं पापा, आप जरा सबको अपनी कही बात समझाए, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे
अथर्व की बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई और अपने मुंह को ढक लिया। सबने वही ग्रंथ चिल्लाते हुए बोला, क्या दीदी आप भी ना, मैं जा रहा हूँ। तब अद्वैत ध्रुवी को लेकर ग्रंथ के साथ जाते हुए बोला, हम इसे छोड़ आते हैं पापा, आप जरा सबको अपनी कही बात समझाए। अथर्व अद्वैत और ध्रुवीक को तिरछी नजरों से जाते देखता रहा और सामने सबको खुद को घूरता देख बोला, क्या है सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मैं किसी का खून कर दिया हो। तब ललित जी बोले, नालायक तो हमेशा हिंदी के शब्दों का खून करता है, जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों यूज में लाते हो ऐसे शब्द। बच्चे क्या सोचते होंगे कि तू कितना बड़ा नालायक है। तब अथर्व ने करणवीर जी को देखा और उनसे लिपटते हुए कहा, दादू देखिए ना ये बुढ़ा मुझे कैसे डांट रहा है। तब करणवीर जी उससे बोल, पहले तो ये सांप की तरह मत लिपटा कर, और तू इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया कर, खामखा हमें भी शर्मिंदा करवाता है कि हमने तेरी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा। तब राकेश ने घमंड से बोला, हूँ मेरे दोनों बेटे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तब अथर्व उसे और आदित्य को जोर का ताना मारते हुए बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है आपके बेटे, खासकर बड़े वाला तो आपके और आपकी बीवी के लिए किसी को भी झूठ बोलकर उसकी जिंदगी खराब कर सकता है। अच्छा हुआ मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अदिति और बाकी बच्चों ने बड़े गौर से राकेश और अथर्व को देखा जो एक दूसरे को ही घूर रहे थे। तभी मोहन जी रोहिणी से बोले, पूजा की तैयारी हो गई हो तो पूजा कर लेते हैं। तब मीनल जी बोली, अभी और ध्रुविका जाए फिर पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत और ध्रुवी ग्रंथ पर हंस रहे थे। तब ग्रंथ बोला, वह हर चीज में इतने अच्छे हैं, फिर उनकी हिंदी किस पर गई है। तब अद्वैत बोला, बीपी मतलब बड़े पापा बताते हैं कि पापा हर रोज हिंदी की पीरियड में सो जाया करते थे, उन्होंने पढ़ाई पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना उनसे ज्यादा ज्ञानवर्धक कोई नहीं होता आज के टाइम में। वैसे थैंक्स यार, तूने पापा को बचा लिया। तब ग्रंथ बोला, यह मेरा फर्ज है उनके लिए, क्योंकि वह मेरे लिए मेरे गुरु माँ बाप सब कुछ है। मैं सच बताऊं, मैंने कभी अपने माँ बाप का प्यार महसूस नहीं किया। जब से हो संभाला तब तक वह दोनों अलग हो चुके थे, दोनों ने मेरी जगह अपने बारे में सोच और अपने अपने परिवार के साथ मजे से जी रहे हैं। मुझे सिर्फ मेरे दादू ताई जी ताऊ जी और मेरी शिविका इनका प्यार किस्तों में मिला है, क्योंकि मैं 4 साल पहले तक हॉस्टल में रहता था और अब दिल्ली में मेरा मन नहीं करता यहाँ उनके साथ रहने का, बस इन्हीं 4 लोगों के लिए यहाँ आ जाता हूँ। अद्वैत गाड़ी चला रहा था, वह हैरानी से ग्रंथ को देख रहा था। तभी ग्रंथ ने ब्रेक मारकर गाड़ी रोक दी। अद्वैत ने देखा तो आगे सिग्नल रेड हो गया था। वह हैरानी से बोल, इसका मतलब तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खुद के पापा तुम्हें नहीं चाहते, प्यार नहीं करते। तब ग्रंथ बोला, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि इन चारों के अलावा कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। अद्वैत को समझ में आ रहा था कि अथर्व क्यों उस ग्रंथ के ज्यादा क्लोज रहने को बोलना था। उसने कहा, तुम जब दिल्ली आ जाओगे तो हमारे ही साथ रहोगे, वहाँ तुम्हें ढेर सारे लोग मिलेंगे जो तुमसे इतना ही प्यार करेंगे जितना हमसे करते हैं। तब ध्रुवी भी बोला, हाँ हमें नहीं पता था कि तुम इतना अकेले रहते हो, वरना हम कब के तुम्हें उठाकर घर ले जाते। अद्वैत ने हाँ में गर्दन हिलाई। वही ग्रंथ खुश था कि अद्वैत भी अथर्व की तरह ही सॉफ्ट हॉट रखता है, वह उसे दिल से भाई माँ पता। तभी उसके अंदर से एवल बोला, ये ग्रंथ अभी 13 साल है, इसे भाई मत बना लेना, वरना मुझे मेरी डार्लिंग अदिति कैसे मिलेगी। तब ग्रंथ मन ही मन खुद पर यानी एवल पर हंसने लगा। जल्दी वह सब राजपूत मेंशन के बाहर आकर रुके। ग्रंथ ने उन दोनों से अंदर चलने को कहा, लेकिन तब भी अक्षत का फोन ग्रंथ को आया और वह उनसे जल्दी आने को बोलने लगा। तब अद्वैत बोला, पूजा करनी है जाकर, और हाँ हम सब कल दिल्ली जा रहे हैं तो तुम भी कल ही चलना हमारे साथ। तब ग्रंथ बोला, लेकिन डिबी तो कह रहे थे कि वह आज ही जाएंगे। तब अद्वैत बोला, वह आज शाम को राकेश दादा जी का ऑपरेशन होना है तो बड़े दादू ने कहा है हम कल जाएंगे, तुझे फोन कर देंगे और तेरी टिकट भी हम ही करवा लेंगे, तो तुझे बस रेडी होकर आना है। चल अब हम चलते हैं। अद्वैत लोग अपने पीछे आए गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए और ग्रंथ भी अनमने मन से मेंशन के अंदर चला गया। ग्रंथ अपने घर में अंदर हाल में आए तो देखा पूजा की तैयारी हो रही थी। एक तरफ सोफे पर उसके दादाजी ताऊजी राजीव और अखिल बैठे थे। ग्रंथ उन सबको अनदेखा करते हुए अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसके दादाजी की सख्त आवाज आए, इधर आओ। ग्रंथ, कहाँ जा रहे हो। तब ग्रंथ ने कहा, मैं नहाकर आता हूँ दादाजी। तब राजीव बोला, ये क्यों नहीं कहते कि अपने घाव को छिपाने जा रहे हो। घाव शब्द सुनकर चरण जी और आलोक जी चौंक गए। वह दोनों एक साथ बोले, घाव। तब राजीव ने कहा, जी पूछे अपने पोते को, क्या आप लोगों की उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है जो किसी भी करे के लिए मौत के सामने कूद गया। ग्रंथ ने गुस्से से अपने बाप को देखा। तभी उसकी ताई सविता जी वहां आए और उससे बोली, ग्रंथ बेटा जा जल्दी से नहा धोकर, आज फिर पूजा करके नाश्ता करेंगे, आज मैं तेरी पसंद के मटर गोभी के पराठे बनाए हैं। तब ग्रंथ अथर्व की तरह खुश होते हुए बोला, क्या सच में। ठीक है, वैसे तो मैं नाश्ता करके आया हूँ, फिर भी खाऊंगा।
तब उसकी ताजी हैरानी से बोली, क्या तूने नाश्ता कर लिया? लेकिन पूजा का मुहूर्त 10 बजे का है क्या, और लोगों ने पहले ही पूजा कर ली क्योंकि पूजा से पहले खाना नहीं खाते। तब ग्रंथ बोला, नहीं ताई जी, उन्होंने पूजा नहीं की थी, लेकिन डीबी है ना, वह दुनिया की दकियानूसी सोच को नहीं मानते। आपको पता है, जब तक उन्हें और अद्वैत अदिति को खाना नहीं मिला उन्होंने अपनी नौटंकी चालू रखी। फिर आंटी ने मुझे भी खिला दिया। अच्छा एक और बात, मैं आज नहीं जा रहा, कल ही उन सबके साथ दिल्ली चला जाऊंगा। ग्रंथ अपनी मस्ती में बोलते हुए अपनी ताई जी के गालों को चुनकर वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। पीछे पूरा परिवार, जो अब तक वही जमा हो चुका था, आंखें फाड़कर उसे जाते देखता रहा, क्योंकि आज ग्रंथ ने पहली बार अपनी ताई जी को ऐसे लाड लडाया था जिससे उसकी ताई जी की खुश आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और वह अपने गाल को सहलाई जा रही थी। आलोक जी और चरण की एक दूसरे को देखने लगे। तभी शिविका अपनी माँ से बोली, माँ, ये ग्रंथ भैया तो कुछ अथर्व अंकल जैसी हरकतें कर रहे हैं, वह भी तो ऐसे ही अपनी मानों से चिपकते रहते हैं, उनसे लाड लड़ाते रहते हैं, और वह तीनों दादी अभी उनसे बहुत प्यार करती है। पता ही नहीं चलता उन तीनों मानों में से उनकी असली माँ कौन सी है। तभी राजीव बोल, पापा, कल रात अथर्व सूर्यवंशी पर जानलेवा हमला हुआ था। एक आदमी ठाकुरों की पार्टी में घुस आया था, जिसे मैं टारगेट, वह अथर्व था। उसे आदमी ने उन पर गोलियां चलाई, वह तो उनके बेटे ने उसे गोली चलते देख लिया और उसका निशाना चूक गया। मैं भी उनके पास ही खड़ा था। तभी शिविका तपाक से बोली, आपको भी तो अथर्व अंकल ने ही बचाया था ना, आप यह नहीं बता रहे चाचा जी? तब यामिनी शिविका को सुनते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा उन लोगों के फेवर में नहीं बोल रही, आखिर माजरा क्या है? तब राजीव बोल, पापा, आप पूरी बात समझिए, अथर्व सूर्यवंशी की जान को खतरा है और इस लड़के को उनके साथ रहना इसके लिए खतरनाक हो सकता है। कल रात इसने एक पल भी नहीं सोचा और उनके सामने कूद गया। गोली छूकर निकल गई इसकी बाहर से, वह इसके सीने पर भी लग सकती थी और आगे भी उन पर हमला हो सकता है। अगर ये लड़का उनके साथ रहा तो ये फिर से ऐसा कुछ करेगा। इसे अच्छा है वह दिल्ली ना जाए, कोई कुछ भी बोलना। तभी सबने ग्रंथ को तैयार होकर नीचे आते देखा तो सब लोग चुप हो गए। आलोक जी धीरे से बोले, मैं उससे अकेले में बात करूंगा, अभी कोई भी उसे कुछ नहीं रहेगा, चलो सब पूजा करते हैं। ये कहकर सब लोग मंदिर की तरफ बढ़ गए। राजीव ने ग्रंथ को दिल्ली ना भेजने के लिए आलोक जी से बात कर रहे थे, तो आलोक जी ने ग्रंथ से अकेले में बात करने के लिए कहा और फिर सब लोग ग्रंथ के घर पर सभी लोग पूजा करने मंदिर की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत और ध्रुवीत के वापस लौटते ही ठाकुर हवेली में भी पूजा शुरू हो गई थी। सब ने कान्हा जी को झूला झूला दिया और अब सब आरती में मग्न थे। अथर्व की नजरें बर्फी और पेड़ों की प्लेट पर गई। उसने आसपास सबको देखा तो सबने आंखें बंद की हुई थी। उसने जल्दी से बर्फी उठाने के लिए थाली को हाथ लगाया, तभी दो और हाथों ने पैरों की प्लेट उठा ली। अथर्व ने ऊपर कर उठाया तो देखा अदिति थी, दोनों ही पड़े और बर्फी उठाकर हाल में होते हुए बाहर भाग गए। वही अद्वैत ने एक आंख खोलकर देखा तो बर्फी और पहले गायब देखकर वह चौंक गया। वह मन में बोला है, अभी तो दोनों प्लेट यही थी। फिर उसने इधर उधर देखा तो अदिति और अथर्व गायब थे, वह भी जल्दी से बाहर निकल गया। अद्वैत ने बाहर आकर देखा तो सभी गार्ड का मुंह भरा हुआ था। तभी एक गार्ड बोला, छोटे बाबा सर और छोटी बेबी उधर पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ है सच में बहुत अच्छे बने हैं। बस फिर क्या था, वह उसे तरफ भाग जहां अथर्व और अदिति थे। अद्वैत को आता देख अदिति अथर्व से बोली, पापा वह देखो, वह कनखजूरा भी आ रहा है, हमने सही वक्त पर मिठाई पर हाथ साफ किया, वरना पिछली बार की तरह ही यह अकेला खा जाता। तब तक अद्वैत आ गया था उनके पास। अथर्व का मुंह बर्फी से भरा हुआ था। अद्वैत बोला, मुझे दे दो पापा, मुझे ये बर्फी बहुत पसंद है प्लीज। वही अंदर हवेली में आरती खत्म करके सब ने जैसे ही आंखें खुली, भोग का प्रसाद गायब था। आरती हैरान होते हुए बोली है, भगवान सारा भोग कहाँ गया? तब विराट की आंखें तैरते हुए बोले, भोग लग गया है शायद। तब प्रिया जी बोली, यह बंदर और इसके निखट्टू बच्चे जरूर यही तीनों ने सब गायब कर दिए होंगे। तब ललिता जी ने एक तरफ रखे सामान पर से कपड़ा हटाया तो वहां पर और बर्फी और पेड़ रखे हुए थे। ललिता जी बोली, इन शैतानों को हम भली भांति जानते हैं, इसलिए मैंने राधा जी से अलग से भी ढककर कुछ प्रसाद रखवाया था। सपना चैन की सांस ली, हवेली में ऐसा पहली बार हुआ था इसलिए। आरती बोली, बच्चों के आने के बाद तो अथर्व और भी ज्यादा शैतान हो चुका है। वही अथर्व अदिति से बोल, हवेली के अंदर तहलका क्यों नहीं मचा? कहीं सब लोगों ये तो नहीं सोच रहे कि कान्हा जी खुद प्रसाद खा गए होंगे? तब अद्वैत बोला, लगता है आरती अब तक चल रही है, चलो हम भी जाकर सपना शामिल हो जाते हैं, पापा किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। तीनों की तिकड़ी जैसे ही हवेली में अंदर पहुंची तो देखा सोफे पर बैठे सब प्रसाद खा रहे थे। तब अथर्व बोला, परी हमें भी प्रसाद दो ना। तब ललित जी ने उसका कान मरोड़ दिया और कहा, नालायक, खुद तो तू बंदर था, अब बच्चों को भी बिगड़ रहा है, सारा प्रसाद उठाकर ले गया और तुम दोनों ठहर जाओ बदमाश।
तब अदिति बोली, हमने कोई प्रसाद नहीं चुराया दादी, अगर चुराते तो आप सब क्या खा रहे हैं। तब ललिता जी बोली, वह तो हम तुम तीनों को अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा प्रसाद बनाया था। तब अद्वैत चिल्लाते हुए बोला, इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। सब लोगों ने अपना सर पकड़ लिया। तब आदित्य बोल, आरती नाश्ता लगवा दो, फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना है। रमेश अंकल ने कहा है कि नॉर्मल चेकअप भी हो जाएगा, उसके बाद वह ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। उनकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद सब नष्ट करने लगे। नाश्ते के बाद सब बच्चे ऊपर चले गए। अथर्व जम्हाई लेते हुए बोला, माँ मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तब विराट जी उससे बोले, तुम कहीं नहीं जा रहे, हम सब हॉस्पिटल चल रहे हैं और तुम भी चल रहे हो। तब अथर्व राकेश को घूरते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा और वैसे भी मेरी जान को खतरा है। सुबह ग्रंथ के साथ तो मुझे जाने से रोक दिया था सबने। तब विराट जिया कोई और कुछ कहता, तभी आदित्य विराट जी से बोल, अंकल जी रहने दीजिए, ये हमारे पापा हैं, मैं और आयुष इन्हें खुद ले जाएंगे, हम अपना फर्ज नहीं भूल सकते। तब अथर्व तमतमाते आते हुए बोला, जब इस आदमी ने अपने सारे फर्ज तुम लोगों के लिए निभाए हैं तो तुम ही इन्हें दिखाओगे। मुझे क्या सुन रहे हो, जरा याद करो, इसी हाल में मुझे जब बेहोश अवस्था में ले जाया जा रहा था तो मेरी दादी और दादाजी के अलावा कोई साथ तक नहीं गया था, तो मैं क्यों किसी के लिए पागल बनता घूमूं। ये कहकर वह वहां से सीधा अपने कमरे में जाकर रुक। सब ने राकेश की तरफ देखा तो उसने कहा, चलो हमें देर हो रही है। राकेश वहां से चला गया। आदित्य, आयुष और अखिल के साथ करणवीर जी, प्रीतम जी, विराट जी और ललित जी भी अलग गाड़ी में निकले। बाकी सब ने शाम को जाने का फैसला किया। वही अथर्व अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और ग्रंथ को फोन करने लगा। कुछ ही देर में ग्रंथ ने फोन उठा लिया। तब अथर्व बोला, क्या कर रहे हो ग्रंथ। तब ग्रंथ ने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस नाश्ता करके अभी रूम में आया हूँ। तब अथर्व बोलना, शाम को क्या कर रहे हो, घूमने चले क्या साथ में। तब ग्रंथ बोल, दिव्या आपके घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए, अगर दोबारा आप पर हमला हो गया तो। तब अथर्व बोल, अबे यार कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं कल रात को अपने लोगों को कम पर लगा दिया था, एक लोकेशन भी बताए उन्होंने जहां से सुपारी उठी थी, हम वही जाकर देखेंगे, कुछ तो पता चलेगा। और अभी ये दुश्मन जो भी है उसे भनक लग चुकी होगी कि उसका आदमी पकड़ा जा चुका है, तो वह शांति से बैठ गया होगा। तब ग्रंथ ने ये सोचकर अथर्व के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया कि कहीं अथर्व अकेला ना निकल जाए। शाम 4 बजे तक अथर्व अपने कमरे में सोता रहा। आराध्या ने सबके साथ अस्पताल जाते वक्त उसे उठाते हुए एक बार और चलने के लिए कहा। तब अथर्व ने दोबारा मना कर दिया तो आराध्या वहां से चली गई। सबके जाने के थोड़ी देर बाद अथर्व उठकर नीचे आया तो देखा मीनल जी और राधा जी वहीं पर थी। अथर्व को देखकर मीनल जी बोली, उठ गया अर्थ बेटा। तब अथर्व उनके पास बैठ गया और कहा, दादी आप भी हॉस्पिटल नहीं गई, कहीं आपका भी उसे आदमी से पुत्र मोह खत्म तो नहीं हो गया। तब मीनल जी बोली, बस तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, और एक माँ अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकती। मैं सुबह राकेश से मिलाऊंगी। तू बता कुछ खाएगा क्या, भूख लग गई होगी तुझे। तब अथर्व बोला, भूख तो लगी है दादी, लेकिन बना कर देगा कौन। तब राधा बोली, मैं कुछ बना कर ले आता हूँ। इतना कहकर वह किचन में चली गई। कुछ देर बाद अथर्व नूडल्स खा रहा था और ग्रंथ भी आ चुका था। तब अथर्व मीनल जी से कुछ देर में आने का कहकर ग्रंथ के साथ हवेली से निकल गया।